जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्टन बत्रा क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या जिसे हम लोग कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब वैद्युत क्षेत्र आपको मालूम होगा तभी आप उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ भी हम उसे कह सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों, इसके पहले कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझें, हम लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि हम किस तरीके के क्षेत्रों से परिचित हैं। ये फील्ड वर्ड जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फील्ड वर्ड ऐसा नहीं है जो हम लोग कॉमन अपने सोशल लाइफ में फील्ड की बात करते हैं, खेल के मैदान वाला फील्ड नहीं है। ये फिजिक्स में फील्ड वर्ड का इस्तेमाल कुछ एक प्रॉपर्टीज के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, इसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का नाम आपने सुना होगा, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तमाम तरीके की फील्ड्स होती हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए हमको कि व्हाट इज ऑल अबाउट अ फील्ड, एंड देन वी विल कम टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और हम आपको इस तरह से ले चलेंगे कि आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हम लोग सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि फील्ड क्या है। देखिए बच्चों, दो तरीके की फील्ड आप पढ़ेंगे, दो तरीके की फील्ड होती भी। जो फील्ड है वह आप जो पढ़ेंगे, एक फील्ड तो आपकी है स्केलर फील्ड और दूसरी फील्ड होती है वेक्टर फील्ड। ये दो तरीके के फील्ड्स होते हैं, इस बात को आप जान लें। अब सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं कि फील्ड क्या है, और पहले क्लास में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बच्चों स्केलर फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए, इमेजिन यू आर सिटिंग इनसाइड ए रूम। आप मान लीजिए कि आप रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये रूम है और इस रूम में आप बैठे हुए हैं यहां पे। अब ये पूरा जो रूम है, इस रूम के अंदर आप क्या देखते हैं कि इस रूम में कहीं भी आप जाएं, किसी भी पॉइंट पर आप देखें तो उस पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा उस रूम का। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम ये थर्मामीटर लगाएं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मान लीजिए हम लोग x, z, x, y, z से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है ना, त्रिविमीय उसमें, तो आप जानते हैं कि स्पेस में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y, z से दिखा सकते हैं। क्योंकि ये रूम है ना, तो रूम कैसा है, रूम जो है आपका क्यूबॉइड शेप का है, घनाभ है, तो जाहिर सी बात है अंतरिक्ष में कोई भी बिंदु लेंगे तो x, y, z से ही दिखाएंगे। मान लीजिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, x1, y1, z1 कह लीजिए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर थर्मामीटर लगा करके उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये बात हम कह रहे हैं कि अगर हम एक रूम में बैठे हों तो हम मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर उसका, किस पर, एट एनी पॉइंट इनसाइड द रूम, किससे, बाय थर्मामीटर, थर्मामीटर से नाप सकते हैं। और इस पॉइंट पर अगर टेम्परेचर जो आप नाप रहे हैं वह है TXYZ, मैथमेटिकली हमने इसको कैसे दिखा दिया, TXYZ, यानी x, y, z एक पॉइंट है जिस पर यह टेम्परेचर T है। तो ऐसा पूरे रूम में हर पॉइंट के लिए, क्या हर पॉइंट के लिए आपको टेम्परेचर नहीं मिल जाएगा? यहां पर मान लीजिए ये मिला T1, इसकी वैल्यू क्या मिली, T1, हम इसको स्मॉल t1 से भी दिखा सकते हैं। और यहां पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, T2, यहां पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, T3, यहां क्या मिल जाएगी, T4, सो ऑन। इस पूरे रूम में हर पॉइंट पर टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और हर पॉइंट के लिए हम एक टेम्परेचर का पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि इस पूरे रूम में टेम्परेचर का वेरिएशन हर बिंदु पर कैसा है, कर सकते हैं कि नहीं बच्चों। इस प्रकार से अगर हम सारे पॉइंट्स के लिए रूम में सारे टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरा लेकर के और हम उसका पूरा प्लॉट बना दें
तो जो भी हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर फील्ड। यानी जो तापीय वितरण प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, तापीय क्षेत्र। ओके, अब इसको हमने हिंदी में भी यहां लिख दिया है ना, कि माना आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं और उसमें आप किसी बिंदु पर तापमान T है तो तापमापी से नाप सकते हैं, और अगर यह तापमापी से नापते किसी बिंदु पर उसको T X Y Z से दिखाते हैं, तो आप ऐसे हर बिंदु के लिए अगर इसी प्रकार से तापीय परिवर्तन को पूरे ग्राफ से प्लॉट कर दें तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक तापीय क्षेत्र मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, टेम्परेचर फील्ड। तो इसमें हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, टेम्परेचर फील्ड प्राप्त कर रहे हैं बच्चों। इसमें हम लोग टेम्परेचर फील्ड प्राप्त कर रहे हैं। कैसे प्राप्त कर रहे हैं, इस पूरे कमरे के अंदर हर पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर आपको मिलेगा, और ऐसे तमाम टेम्परेचर्स का अगर हम पूरा वेरिएशन का एक पूरा ग्राफ बना दें तो वो टेम्परेचर फील्ड हो जाएगा। तो फील्ड में आपको अभी हमने क्या बताया कि कैसे हम लोग साधारण जीवन में अपने जो है टेम्परेचर फील्ड को समझ सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से हम लोग प्रेशर फील्ड की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं, प्रेशर फील्ड या दाबीय क्षेत्र। अब यह क्या है, देखिए अगर आप इसी तरह से आप दाब को नापें, कहां, थ्रू आउट अ फ्लूइड। ये पूरा क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी द्रव है ना, कोई भी लिक्विड आप ले लीजिए। किसी भी लिक्विड के अंदर आप जानते हैं कि किसी भी गहराई h पर, है ना, कोई भी पॉइंट अगर उपस्थित है, चाहे कोई भी आप पॉइंट ले लें, उस पॉइंट पर प्रेशर को नाप सकते हैं, और वह प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप नापोगे तो उस कोऑर्डिनेट पर क्या प्रेशर है यह उसको देगा। ओके बच्चों, जैसे एक्स वाई जेड इस पॉइंट पर है तो इसका प्रेशर हो गया पी एक्स वाई जेड। मान लीजिए इसको आप P1 कह ले रहे हैं। आप जानते हैं कि यह किस पर डिपेंड करता है, कोई भी प्रेशर किसी भी लिक्विड में उसके घनत्व पर, लिक्विड के या फ्लूइड के, और उसकी जो है हाइट, कितना डेप्थ है उस पर, और ग्रेविटेशनल पुल तो काम करेगा ही, यानी इन तीनों पर काम करता है ना। यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो जी एंड एच। यानी P एक्चुअली क्या होता है, रो जी एच, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, लिक्विड की डेंसिटी रो है और ग्रेविटेशनल पुल जी है, और इसका जो है सरफेस से जो है इसकी जो डेप्थ है h है, तो ये प्रेशर इसका देगा कि नहीं देगा। तो क्या हर पॉइंट पर एक ही प्रेशर होगा, अलग अलग प्रेशर होंगे। आप जिस पॉइंट पर लेंगे इस पूरे लिक्विड के प्रेशर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक ही प्रेशर मिलेगा, अलग अलग प्रेशर मिलेगा ना। तो क्या हम इस तरह से हर पॉइंट का प्रेशर निकालकर उसका जो है एक प्लॉट नहीं कर सकते, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर एट कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। यानी किसी भी फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर जिसे हम एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो मैथमेटिकली कैसे दिखाया जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड। अभी बच्चों पूरे लिक्विड में अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग प्रेशर की वैल्यू होगी, तो पूरा प्रेशर के वेरिएशन का एक पूरा प्लॉट आप बना सकते हो, और उसी को क्या कहोगे, प्रेशर फील्ड। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, दाबीय क्षेत्र। ठीक है, और इसको अगर हम पूरी तरह से प्लॉट कर दे बच्चों, तो यह प्रेशर फील्ड तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एक दूसरे प्रकार का क्षेत्र है। अच्छा बच्चों, इसमें अगर आप देखें तो यह दो तरीके से हो सकता है, या तो यह स्टैटिक होगा या टाइम वेरिंग होगा। अब स्टैटिक का मतलब है स्थिर होगा। स्थिर का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर जो है और प्रेशर, जो दो चीजें आपने देखी अभी, एक तो आपने तापीय क्षेत्र देखा, जो पूरे कमरे में एक बच्चा बैठा हुआ है और अलग अलग बिंदुओं का उसने क्या लिया, टेम्परेचर लिया। अगर यह टेम्परेचर और या फ्लूइड में जो आपने लिया है प्रेशर, अगर जो है ये वेरी न करे टाइम के साथ, यानी समय बदले पर जो है उनका तापमान जिस बिंदु पर जैसा है वही रहे, तो ऐसे में इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फील्ड बोलेंगे। और अगर समय के साथ बदले तो उसे क्या कहेंगे, टाइम वेरिंग कहेंगे। अच्छा अब देखिए,
मान लीजिए ये व्यक्ति हैं, मॉर्निंग में, किसी पर्टिकुलर मॉर्निंग में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेम्परेचर प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि टाइम का इंपॉर्टेंस, अब ये मॉर्निंग में अगर 5 बजे इन्होंने नापा है, ठीक है, अगर इन्होंने 5 बजे इस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर नापा है T1, तो क्या आप अपेक्षा करते हैं आफ्टरनून में भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वही टेम्परेचर होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यह अगर आफ्टरनून का टाइम है तो यह बदल जाएगा, T1 डैश यानी नया टेम्परेचर होगा। यानी हर पॉइंट का टेम्परेचर उसी रूम में अलग टाइम पर अलग हो गया कि नहीं हो गया? और अगर यह शाम को करेंगे तो और भिन्न आ जाएगा। यानी एक ही पर्टिकुलर रूम के उन्हीं पॉइंट्स के लिए जो टेम्परेचर एक मॉर्निंग में लिए गए थे और वही टेम्परेचर अगर हम आफ्टरनून में ले लें, वही टेम्परेचर हम इवनिंग में ले लें, तो अलग अलग टेम्परेचर का वेरिएशन मिलेगा कि नहीं? तो यह क्या होगा? यह होगा एक टाइम वेयरिंग, टाइम के साथ परिवर्तित हो रहा है ना, तो यह टाइम वेयरिंग फील्ड है। अच्छा बच्चों, लेकिन अगर मान लो इसमें एक एसी लगा हो, है ना, एयर कंडीशनर, और वो मान लीजिए कि एक फिक्स जो है टेम्परेचर को देता हो, हालांकि ऐसा कोई एसी नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए इसी को कहते हैं एयर कंडीशनर, एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। देखते हैं ना, थोड़ी देर के बाद वो बंद हो जाता है, क्योंकि अब टेम्परेचर और कूल नहीं करेगा, उतने पे मेंटेन रखेगा। तो अगर यहां ये भाई साहब एसी लगा दें, एयर कंडीशनर लगा दें और उसे सेट कर दें 20 डिग्री पे, तो चाहे मॉर्निंग में नापे, चाहे आफ्टरनून में नापे या इवनिंग में नापे, क्या टेम्परेचर का जो फील्ड है या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो कमरे में है वह बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। इसका मतलब क्या है? वह स्टैटिक हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो ऐसे में अगर टाइम वेयरिंग है तो एक और जो है कोऑर्डिनेट टी भी लग जाता है, क्योंकि हम यह भी लिखेंगे कि किस समय पर यह लिया गया। चलिए, यह तो आपको हमने इसके बारे में बता दिया कि हम लोग दो तरीके की फील्ड तो जान ही चुके हैं, एक टेम्परेचर फील्ड, एक स्केलर फील्ड। लेकिन बच्चों, टेम्परेचर फील्ड और स्केलर फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों स्केलर क्यों हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि टेम्परेचर या प्रेशर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशियां नहीं है। टेम्परेचर की कोई दिशा तो होती नहीं है, तो अगर टेम्परेचर की कोई दिशा नहीं है तो यह फील्ड तो है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन न होने के कारण यह वेक्टर फील्ड नहीं है। इसलिए टेम्परेचर फील्ड और प्रेशर फील्ड दोनों स्केलर हैं, ठीक है, और इसलिए उन्हें स्केलर फील्ड कहा जाता है। अगला है हमारा फील्ड ऑफ फ्लो, है ना, यानी बहाव क्षेत्र। यह मैं आपको क्यों दैनिक जीवन से बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड पर भी चले आएंगे और आपको लगेगा कि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में कुछ अलग नहीं पढ़ने जा रहा हूं, हम सब जानते हैं। अच्छा, मान लीजिए ऐसा तो आपने बच्चों देखा ही होगा अपने दैनिक जीवन में। ये क्या देख रहे हैं आप? एक पाइप से पानी बह रहा है ना। अब पानी में बहाव है तो इसमें धारा है, एक वेग होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग तरीके से वेलोसिटी होगी कि नहीं? हम एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर अगर इसका कोऑर्डिनेट XYZ प्राप्त कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो निश्चित तौर पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह जो है वेग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा इसका, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी फ्लूइड के वेलोसिटी को अगर हम दिखाएं v एट पॉइंट XYZ, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड एट पॉइंट P। इसे हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड या फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसे कहते हैं फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी का मतलब बहाव वेग, है ना। यह किसी भी फ्लूइड का अगर हम देखें तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यह वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि आप वेग में दिशा होती है। क्या हम हर पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग अलग इसी प्रकार के वेलोसिटीज प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम पूरे फ्लूइड के अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वेलोसिटी कंपोनेंट, हमको अलग अलग वेलोसिटी मिले और सबको हम प्लॉट कर दें, तो इस तरीके से जो प्लॉट किया हुआ जो हमारा पूरा एक वेरिएशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फील्ड ऑफ फ्लो। क्या बोलेंगे? फील्ड ऑफ फ्लो। देखो तो क्या लिखा है? विद एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड which gives the velocity of the fluid flows past that point if the flow velocity remains constant in time,
देन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फील्ड। यह एक अतिरिक्त बात फिर से कह दी गई कि हां, अगर यह समय के साथ, मान लीजिए टाइम के साथ, ठीक है, जो आपका ये पूरा का पूरा पाइप से फ्लो हो रहा है फ्लूइड, आप सवेरे 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपने लगातार इसको मेजर किया, आपको जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है वह कहीं बदला नहीं, किसी भी प्रकार से इसके फ्लूइड वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण नहीं बदला, तो निश्चित तौर पर यह क्या है, स्टैटिक फील्ड है। और मैथमेटिकली हम इसको ऐसा दिखाते हैं। बच्चों यही चीज हमने हिंदी में लिख दिया कि किसी द्रव का बहाव वेग इसके बहाव क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ना। और यह जो है एक सदिश क्षेत्र है, यानी वेक्टर फील्ड है। ये कैसा फील्ड है, वेक्टर फील्ड है ना। तो बच्चों इससे हम आपको परिचित करा दे रहे हैं। अब जरा अगला देखिए, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। आप ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट जी पढ़ लेते हैं ना। देखिए उसको हम यहां पर ले आए, कहां से, फील्ड के द्वारा। दो तरीके की फील्ड आपने पढ़ी, स्केलर फील्ड, टेम्परेचर फील्ड, प्रेशर फील्ड। हाँ, वो स्टैटिक भी हो सकती है, टाइम वेरिंग भी हो सकती है। फिर आपने वेक्टर फील्ड में पढ़ा, फ्लूइड वेलोसिटी पढ़ा और फ्लो ऑफ फील्ड पढ़ा। उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा ही फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में आप देख रहे हैं बच्चों कि ये दो तरीके के मासेज हैं, एक बिग है, एक स्मॉल है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आप तो पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पर्टिकुलर मास का होता है। अब अगर उसकी ओर यह जो है कोई भी पार्टिकल आप रखते हैं जिसका जो है मास कैपिटल थोड़ा सा बिग लेटर से लिखा गया है और इसे स्मॉल लेटर से लिखा गया है, यानी ये छोटा मास है, बड़ा मास है, तो इनके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो फोर्स F है और उसका जो रेशियो है F/m, यह दोनों नियत होता है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसे हम लोग G कहते हैं, क्या कहते हैं, G, दिस इज द फोर्स डिवाइडेड बाई, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड G ये वेक्टर है, इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट मास, यही होता है ना। और आप इसी को F=mg कह लेते हैं ना। देखिए यह बात मैं आपको यहां यह बता रहा हूं, अभी आगे आपको स्पष्ट भी करूंगा इसके बारे में, पहले इसको देख लें कि द ग्रेविटेशनल फोर्स F पर यूनिट टेस्ट मास इज G=F/m0। जो ये आपका पार्टिकल है जिसके ऊपर आप ये निकाल रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G स्मॉल से लिख लें। दिस फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्यों है, क्योंकि यह डायरेक्टेड है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम करता है, डाउनवर्ड। अगर अर्थ की ओर कोई चीज आ रही है तो उसमें डायरेक्शन होता है ना। कभी भी ग्रेविटेशनल पुल ऐसा नहीं होगा कि उसमें डायरेक्शन ना हो, हमेशा डायरेक्टेड होता है और रेडियली इनवर्स होता है, यानी त्रिज्य रूप से जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होता है। अच्छा, यह एक प्रकार का स्टैटिक फील्ड भी होता है। और स्टैटिक फील्ड कहने का मतलब बच्चों यह है कि यह समय के साथ बदलता नहीं। आप बताइए, क्या आपका ग्रेविटेशनल पुल कभी भी, जब से आप इस पे पृथ्वी पर हैं और जब तक रहेंगे, क्या बदलता है, नहीं बदलेगा ना, एकदम वही रहेगा। जो सुबह आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है वही शाम को भी रहेगा। नहीं तो आपका वेट जो है बदलता रहेगा, पता चला सुबह हल्का है और शाम होते होते भारी हो जाएंगे आप, क्योंकि जो है ग्रेविटेशनल पुल बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो ग्रेविटेशनल पुल हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह देते हैं। अब देखिए यहां पर आप समझ के चलिए कि गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। हम टेस्ट मास क्यों कह रहे हैं इसको, अगर हम टेस्ट मास कह रहे हैं तो इसकी वजह है, देखिए आप ये सोचते हैं ना कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जो आपने मेजर की है या आपके ऊपर जो मेजर हुआ है वह सही है। देखिए वो इसलिए सही है कि जो आपका अपना मास है, ठीक है, और जो अर्थ का मास है, उस दोनों में बहुत बड़ा अंतर, यानी आपका मास निग्लेजिबली स्मॉल है इन रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी जिसकी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ को आप नापना चाहते हैं। और आप जब भी इसको नापते हैं तो आप या तो अर्थ के सरफेस के आसपास होते हैं या बहुत दूर नहीं होते।
अगर बहुत दूर चले जाएंगे तो ऐसी दशा में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बदल जाएगी। इसलिए क्या लिखा गया है कि इट शुड बी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड पॉइंट्स नॉट टू फार अपार्ट, बहुत दूर नहीं होना चाहिए, तभी यह यूनिफॉर्म फील्ड होगी। और जी इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जी का जो है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी। आप कहेंगे कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कैसे परिवर्तन हो सकता है? आप ये बताइए, ये आपकी अर्थ है, अगर इस अर्थ में अगर रेडियली इनवर्ड यानी त्रिज्य रूप से अंदर जो है इसके जो है फील्ड लाइंस आ रही हैं, हाँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप अपेक्षा करते हैं कि आप जहां भी होंगे सब में ये यूनिफॉर्म एक ही डायरेक्शन में होगी? आप कैसे इसको एक डायरेक्शन में समझ सकते हैं? इस वाले व्यक्ति के लिए डायरेक्शन इधर है, इसके लिए इधर है, इसके लिए इधर। दरअसल वजह यह है कि जब भी आप अर्थ पे खड़े होते हैं, आप कभी अर्थ पे खड़े होते हैं, कभी आपको अर्थ गोली नजर आती है? नहीं ना। जब एकदम पास में आप होते हैं, एकदम पास में होते हैं, तो अर्थ की फील्ड लाइंस एकदम पैरेलल होती हैं। क्यों? क्योंकि वह डिस्टेंस इतनी स्मॉल है कि उसमें जो है फील्ड लाइन पूरी पैरेलल ही होगी। लेकिन अगर आप इससे और ऊपर चले जाएंगे, हाँ, मान लीजिए अर्थ में और ऊपर चले गए, ये अर्थ है, इसके और ऊपर चले जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा यानी बहुत हाई अगर चले जाएंगे ऊपर हाइट पे, तो ऐसी दशा में ये जो है हल्का सा तिरछी हो जाएंगी, और ऊपर चले जाएंगे तो एकदम स्कैटर्ड हो जाएंगी। तब फिर ग्रेविटेशनल पुल जो होगा या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो एकदम भिन्न होगा और डायरेक्शन भी बदल जाएगी। इसलिए यह कहा गया है कि आप जब एकदम सरफेस के नजदीक होते हैं तब यह जो है पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आप यूज जो कर रहे हैं, ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में आपको मिलेगा कि उसका मैग्नीट्यूड, एक तो जी की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, दूसरे डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात है। अब दूसरी बात यह है कि टेस्ट मास का मतलब यह हुआ कि आप अगर मान लीजिए मून को एकदम नजदीक लेते हैं अर्थ के, तो आपको जो ये पुल मिलेगा ना, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ एकदम अलग हो जाएगा। आप वो जो है जो जी पार है वो मिलेगा ही नहीं। वजह जानते क्या है? वजह यह है कि जब भी आप किसी मास को, हैवी मास को अगर आप ले आएंगे, यानी जैसे ये अर्थ प्लेनेट है एक पूरा आपका, अगर इसके पास कोई बहुत सेलेस्टियल बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी नजदीक में ले आए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो टाइड्स उठते हैं ना, ज्वार भाटे उठते हैं कि नहीं उठते हैं, वो किस लिए होते हैं? वो ग्रेविटेशनल पुल जो है डिस्टर्ब हो जाता है अर्थ का। वजह क्या है कि इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। तो जब कभी भी किसी की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको जाननी है तो टेस्ट मास बहुत छोटा होना चाहिए। अब अर्थ के लिए सामान्यतया जितने भी मासेज है सब छोटे ही होते हैं, इसलिए जी की वैल्यू सब में एक समान आएगी, ठीक। लेकिन जब ऐसी बॉडी आ जाए जो कि ग्रेविटेशनल, जो कि अर्थ के मास के डिस्ट्रीब्यूशन को बदल दे, तो ऐसे में सही नहीं होगा। इसलिए मून से आप नापना चाहोगे तो नहीं नाप सकते, ठीक। इस प्रकार से हमको यह समझने को मिलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह क्या है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। अगर हम इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने के लिए आपको मैं बता दूं, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, ये दोनों कैसे मिलते हैं? फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जी, वो होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ जिसे हम लोग ई से दिखाते हैं, अगर उसको नापना होगा तो होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखिए, यानी कहने का मतलब दोनों एक ही तरीके की क्वांटिटीज हैं। अब यह बात स्पष्ट है कि जहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मास की वजह से डेवलप होता है, वहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ चार्ज की वजह से डेवलप होता है। अगर कोई चार्ज जैसे यहां पर लिया गया है प्लस क्यू, अगर इसके पर्टिकुलर इससे जो है एक स्मॉल टेस्ट चार्ज, जिसे हम लोग यहां पर मास होता तो एम नॉट कह देते, हाँ, इसको हम क्यू नॉट कह दे रहे हैं। अगर ये अर्थ समझ लो, इससे डिस्टेंस समझ लो, तो इस पर ग्रेविटेशनल पुल बस अंदर काम करता, वो होता जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट, और यहां पर क्यू नॉट है अगर मान लीजिए फॉर द मोमेंट, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, अब ध्यान यह दें कि जो भी टेस्ट चार्ज आप ले रहे हैं, जिसके लिए
आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए उसे ले रहे हैं, उसका जो है जो मैग्नीट्यूड है वैसे ही बहुत छोटा होना चाहिए जैसे मासेज का। देखिए, तो इस हिसाब से हमें अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है एट एनी पॉइंट, वी पुट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। हम लोग क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखेंगे, और वो पॉजिटिव नेचर का होगा, विच इज सफिशिएंटली स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा कि मास के यानी अर्थ जैसे हमारी ये है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में अगर कोई भी मास हमने लिया m नॉट, ठीक है, इसका जो है ग्रेविटेशनल पुल निकालना हो तो G इक्वल टू होता है F अपॉन m नॉट। ठीक, उसी प्रकार से m नॉट की तरह से यहां अगर हम एक चार्ज ले लें Q नॉट, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज एक सोर्स चार्ज ले लें प्लस Q, और इस पर हमें इसका जो है निकालना हो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। जाहिर सी बात है, अगर टेस्ट चार्ज लेते हैं तो एक कन्वेंशन होता है, इसे पॉजिटिव लेते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को धकेलता है, तो बस डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, और इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग दिखाएंगे ई से, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन क्यू नॉट। ध्यान दीजिएगा, यानी फोर्स पर यूनिट मास हो या फोर्स पर यूनिट चार्ज हो, है ना, ये दोनों प्रॉपर्टी ही तो है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? जिसकी वजह से ग्रेविटी पैदा हुई। ये किसकी प्रॉपर्टी है? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास कह लो चाहे टेस्ट चार्ज कह लो, अगर टेस्ट मास कह लोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा, और अगर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ले लोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, चूंकि सेलेस्टियल बॉडी यानी बहुत बड़े विशालकाय पिंड के लिए जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो जो भी मासेज हम जिसको भी परीक्षण के तौर पर ले आते हैं, वह वाकई में m नॉट इज टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन टू दिस मास ऑफ अर्थ। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी मास आप लेते हैं, इट इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ अर्थ, इसलिए यह लगभग शून्य ही होता है। तो इस कारण से ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ एकदम सही नापी जाती है इस पे। लेकिन चार्जेज के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। देखिए, जिस चीज का जो सोर्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हुआ है, अगर उसी के फील्ड की स्ट्रेंथ को आपको नापना है, तो आप तो ये बताइए, कोई चार्ज ऐसा नहीं होता जिसकी अपनी फील्ड ना हो। क्या इसकी फील्ड नहीं होगी? बताइए, होगी कि नहीं होगी? सबकी फील्ड होती है, और इसकी भी फील्ड होगी। अगर आप बताइए दोनों फील्ड अगर एक दूसरे के संपर्क में आए, तो आपको मैं बता चुका हूं और इस बात को मैं पुनः बता दे रहा हूं कि जब भी दो चार्जेज में एक दूसरे पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, तो डायरेक्ट नहीं लगता है, उसके बीच में जो आपस में इलेक्ट्रिकल फील्ड होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें इंटरमीडियरी कहा जाता है। यानी पहले एक चार्ज का, जैसे मान लीजिए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर आपको निकालना है कि फील्ड क्या है, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप होगी जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। ध्यान दीजिएगा, और वह डायरेक्ट नहीं लगाएगी, इस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से वह जो है क्या करेगी? कंबाइन करेगी। तब जो फोर्स अप्लाई होगा, वह फोर्स इस मास पर जो इस चार्ज पर लगेगा, उसको हम लोग देखेंगे कि पर यूनिट कितना लगा है। लेकिन अगर यह चार्ज का फील्ड अपने आप में काफी बिग है, तो जाहिर सी बात है इसकी फील्ड वहां पर जाकर चेंज हो चुकी होगी। और इस कारण से हम लोगों को हमेशा जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से मेजर करना है, तो हम Q नॉट यानी परीक्षण आवेश की मात्रा को बहुत ही छोटा यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल Q नॉट टेंडिंग टू जीरो लेकर चलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा टेस्ट चार्ज लेते हैं, F अपॉन Q नॉट तो करेंगे, लेकिन ऐसा चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे जो लगभग जीरो हो, जिसकी वैल्यू तभी वह सही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा उस पर्टिकुलर चार्ज की, सोर्स चार्ज की। लेकिन ये लिमिट Q टेंडिंग टू जीरो कर देने का तात्पर्य यह नहीं है, Q नॉट टेंडिंग टू जीरो कर देने का तात्पर्य नहीं कि इसको जीरो ही कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको जीरो ही कर देंगे तो उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं और आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा।
मतलब निग्लिजिबली स्मॉल रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 जो कि इतना छोटा हो, यह जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाया गया है उसके आवेश वितरण में कोई बाधा या व्यवधान उत्पन्न न करे। इसलिए हम लोग ये बात तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्रोवाइडेड Q0 इज ऑलमोस्ट 0। इस बात को आप ध्यान दें। और हम लोग इसी चीज को इस चीज को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E भी चूंकि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो आप बताइए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होने के नाते यह एक वेक्टर है और Q0 एक स्केलर है। आपने पढ़ा होगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी में अगर स्केलर से गुणा कर दिया जाए, जैसे मतलब k टाइम्स ऑफ वेक्टर A इज कैपिटल वेक्टर A। मान लीजिए कि अगर एक स्केलर से अदिश राशि से सदिश में गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? सदिश। तो F/Q0 भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन बात ये होती है कि इसकी दिशा क्या होगी। तो अगर परीक्षण आवेश आपका पॉजिटिव है Q0 और सोर्स चार्ज भी आपका पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है आपको मालूम है कि फोर्स पहले वाले चार्ज की वजह से इस पर किधर होगा? along the line joining this charge with test charge और डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। यह क्या कहा जाता है? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होगा, क्योंकि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। ये बात सही है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, निश्चित तौर पर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा और टेस्ट चार्ज जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप मेजर कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे आवेश आप ले लें, जैसे यहां पर आपने एक परीक्षण आवेश ले लिया है Q0। क्या ले लिया है? Q0 है ना। इस Q0 का के ऊपर ये Q1 Q2 Q3 Q4 तमाम चार्जेज बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबका इस पर फोर्स काम करेगा, सबके द्वारा जो है इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हम यहां पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो है Q0 है और आपने यहां पर एक चार्ज रखा है +Q1, दूसरा रखा है +Q2। मैं दो की वजह से बात करूंगा। अगर इससे इस पर फोर्स लग रहा है तो निश्चित तौर पर यह टेस्ट चार्ज को धकेलने की डायरेक्शन में यह होगा। जैसे यहां पर हमने ये फोर्स लगाया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ले लें तो E1 कह लेते हैं। ठीक है, E1 का मतलब आप कैलकुलेट कर लेंगे F1/Q0। इसी तरह से Q2 से इस पर जो बल लग रहा है वो ये जिसे हम E2 कह सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में। दोनों पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, इसलिए E1 और E2 लग रहा है। तो अगर हम ये कहें कि इन दोनों चार्जेज Q1 और Q2 के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगा, तो निश्चित सी बात है E1 और E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो आप कहोगे E1 प्लस E2। क्या बोलोगे? E1 प्लस E2। यही तो होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं? वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन में क्या काम करेंगे? इसको और इसको देख रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर है तो वेक्टर के नियम का क्या करेगा? पालन। तो ये पैरेललोग्राम आप बनाएंगे और पैरेललोग्राम से E1 और E2 का सम निकाल लेंगे, है ना। अब जैसे बात आती कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वह उसका जो है जो फार्मूला है तो वो क्या है, तो आपको मालूम है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज अगर Q और Q के बीच में कहा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल Q0 है ना। या आप Q रखे हैं तो Q रख लें, Q0/r²। और इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? F/Q0। तो जरा यहीं से F/Q0 इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है कि नहीं? अगर आपने ये चीज जो है पढ़ लिया है
तो इस हिसाब से अगर यहां कैलकुलेशन किया जाए तो जाहिर सी बात है केवल डिस्टेंसेज का फर्क होगा। मान लो इसकी डिस्टेंस इससे r1 होगी, इससे इसकी डिस्टेंस r2 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से सम हो जाएगा किनका, 1/4πε0 बाहर निकाल लें। अगर आपको जोड़ना है तो आप इसको क्या करेंगे, पहला वाले का दूसरे वाले को सम निकालेंगे तो 1/4πε0 यहां क्या हो जाएगा, q अपान कितना हो जाएगा r1 स्क्वायर, और इस वाले में हो जाएगा q अपान r2 स्क्वायर। यही आ जाएगा ना, है कि नहीं। आपको हम कहिए फ्रेशली फिर से लिख करके दिखा दें। जैसे मान लीजिए, चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए आप बताइए, अगर पहले वाले और का जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ E1 निकालना हो तो क्या लिखोगे, E1 बराबर क्या होगा 1/4πε0 है ना, q अपान r1 स्क्वायर, अगर इसकी दूरी r1 है। अच्छा अगर ये वेक्टर है तो क्या काम करना है, वेक्टर है तो केवल इसकी दिशा में इकाई सदिश r1 कैप से गुणा मार दीजिए, बस, और कोई काम नहीं करना है। अच्छा E2 चाहिए तो क्या कह देंगे, 1/4πε0 q अपान r2 स्क्वायर। अब r2 के दिशा में एक यूनिट वेक्टर है, r2 कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो E1 ई रिजल्टेंट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और इसको जोड़ना तो अब आपको मालूम है ना, 1/4πε0 कॉमन, अब q अपान r1 स्क्वायर इंटू r1 कैप प्लस q अपान r2 स्क्वायर इंटू r2 कैप, हो गया। अगर कोई पूछता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का, तो बच्चों आपने जैसे पहले ही पढ़ा हुआ है, अगर दो फोर्सेज का रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हो मॉड ऑफ Fr, तो क्या लिखते हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना, F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही तो होता है। अगर इनके बीच कोण थीटा हो जाएगा तो ई परिणामी जो है इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो भैया हो जाएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, बस। लेकिन बच्चों अगर इस विषय में मैंने थोड़ा अभी आपको ये चर्चा कर दिया है, लेकिन अगर इसको आपको समझना है कि ये कैसे काम करता है तो कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से यानी प्रश्न के माध्यम से ही हो सकता है। हमने अभी तक आपको ये बताया 2 लेक्चर में कि सबसे पहले आपको हमने डिस्क्राइब किया कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, चार्जेस का अध्ययन करते हैं, चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया। फिर उसके बाद हमने 2 तरीके के चार्जेस के बारे में डिस्क्राइब किया, फिर हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में बताया, फिर हमने यह आज चर्चा की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने आपको बताया कि हमारे पास फील्ड की जानकारी पहले से ही है। कुछ फील्ड्स हमने आपको दिखाया, जैसे स्केलर फील्ड में टेम्परेचर फील्ड किसे कहते हैं, प्रेशर फील्ड किसे कहते हैं, कैसे उसको समझा जा सकता है दैनिक जीवन के आधार पर। फिर उसके बाद हमने आपको यह बताया कि हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो दूसरे तरीके की फील्ड है जिसे वेक्टर फील्ड कहते हैं। और वेक्टर फील्ड में हम लोगों ने सबसे पहले उदाहरण किसका लिया, अपना पूर्व उदाहरण ग्रेविटेशनल फील्ड का लिया, और ग्रेविटेशनल फील्ड के माध्यम से ही बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोगों ने आज जो चर्चा की वो किसकी चर्चा की, इलेक्ट्रिकल फील्ड की, है ना। हम लोगों ने जो ग्रेविटेशनल फील्ड में देखिए बच्चों पढ़ा था, जो रोल ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का है वही ठीक रोल आपके जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ का है। और हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ हो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो, वो हमेशा टेस्ट पार्टिकल पर डिफाइन होता है बच्चों। और टेस्ट पार्टिकल कौन है, ग्रेविटेशनल फील्ड में मास है और जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए चार्ज है। इससे यह पूरी तरह से कनेक्ट हुआ। और अब विषय यह आता है कि हम लोग किस तरीके की प्रॉब्लम्स पा सकते हैं, है ना। तो बच्चों इसमें जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ निकालने में जनरली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेज में होता है कि बहुत सारे चार्जेज होते हैं, एक टेस्ट चार्ज पर कई सारे अलग अलग फोर्सेज काम करते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को करना क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण सिद्धांत भी उसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा एक परीक्षण आवेश पर कुल नेट कितना फोर्स या नेट कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ काम कर रहा है इसको निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो है कूलॉम्स लॉ के केसेज में भी इसी तरीके से काम करते हैं, उसमें फोर्सेज को निकाल लेते हैं। तो चाहे फोर्सेज को आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से लगा के निकाल लें, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकाल लें, तरीका एक ही इस्तेमाल होगा, है ना बच्चों। तो कुछ उदाहरणों को लेकर हम अगले अपने लेक्चर में आएंगे
और वहाँ हम आपको जो है इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को लगाएंगे, जिससे कि आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे इस पर संबंधित प्रश्न बनते हैं, है ना। तो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे इस पर। जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, डाइपोल हैं, डाइपोल मोमेंट है, तमाम चीज़ें उसको हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद।